बच्चों, आज हम पढ़ते हैं रोग से लड़ने का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ फाइट अगेंस्ट डिजीज। हमारा शरीर रोगों से कैसे लड़ता है और उसमें रसायन का किस तरह से रोल है, रसायन विज्ञान का, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारा शरीर है वो जितने भी रोगाणु हैं, चाहे वे विषाणु हों, जीवाणु हों, कवक हों या कोई और जहरीले कण हों, उन्हें समाप्त करने की क्षमता रखता है। इसको हम कहते हैं हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, और इंग्लिश में बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इसको इम्यून कैपेसिटी। और जिस तंत्र द्वारा यह क्षमता हमारे शरीर में रहती है उसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम द्वारा हमारे शरीर में रोग लड़ने की क्षमता प्राकृतिक रहती है। तो इस इम्यून सिस्टम में क्या होता है, मुख्य रूप से इसमें जो हमारे रक्त है, ब्लड है, उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो इस तंत्र का मुख्य हिस्सा होती हैं। इन श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन जो हमारी अस्थि मज्जा होती है, जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो, उनमें इन वाइट ब्लड सेल्स का उत्पादन होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स किस तरह से रोगों से लड़ती हैं और उनको समाप्त करती हैं रोगाणुओं को, इसको हम देखते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में मुख्यतः 3 प्रकार की सेल्स से बनी होती हैं, और इनके नाम हैं इन 3 सेल्स के: लिम्फोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स। जो ये लिम्फोसाइट्स हैं, ये 2 प्रकार के सेल्स से बनी होती है, बी सेल्स और टी सेल्स। जो बी सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज का उत्पादन करती हैं, और जो टी सेल्स हैं ये जो इन्फेक्टेड कोशिकाएं हो जाती हैं, जो शरीर में जहाँ पे इन्फेक्शन पहुँच चुका होता है, उनकी पहचान करती हैं और उन्हें समाप्त करती हैं। तो मुख्यतः जो एंटीबॉडीज हैं ये ही रोगाणुओं से लड़ने में मुख्य रोल निभाती हैं। ये बी और टी सेल्स दोनों ही मेमोरी सेल्स भी इनको कहते हैं। मेमोरी सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये याद रखती हैं कि किस प्रकार के रोगाणु ने शरीर पर हमला किया था। यदि दोबारा उसी तरह का हमला होता है तो ये बहुत जल्दी से उसको समाप्त कर देती हैं, क्योंकि पहली बार से लड़ने में इन्हें थोड़ा टाइम लगता है एंटीबॉडीज को बनाने में। जब पहली बार में कोई नया रोगाणु हमारे शरीर पर अटैक करता है, ब्लड में जाता है, तो उसको पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में इन्हें थोड़ा वक्त लगता है। परंतु यदि दोबारा वही वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में आए तो ये तुरंत उसको समाप्त कर देती हैं, एंटीबॉडीज को तुरंत बना करके। तो इसी वजह से इनको मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। तो किस तरह से ये कार्य करती हैं एंटीबॉडी? इनका जो कार्य एंजाइम की तरह से होता है। उत्प्रेरण क्रियाओं में जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक की तरह से ये काम करती हैं। एंजाइम का काम क्या होता है? उत्प्रेरक की तरह से होता है। तो ये एक तरह से मध्यस्थता निभाते हैं एंटीबॉडीज रोगाणुओं को समाप्त करने में, सूक्ष्म जीवाणुओं को समाप्त करने में ये मध्यस्थता का रोल निभाती हैं एंटीबॉडीज। किस तरह से निभाती हैं? ये जो दूसरे प्रकार की जो श्वेत रक्त कणिकाएं सेल्स होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, ये भी 3 प्रकार की सेल्स से बनी होती हैं: न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इसमें जो न्यूट्रोफिल्स है ये मुख्य रूप से रोगाणुओं को समाप्त करती हैं, कीटाणुओं को, मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं को। जैसे कोई वायरस या जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है, ये उसके पास पहुंचती हैं, मतलब उसको अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के घेरे में ले करके उसको अपने अंदर कर लेती हैं, और ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बहुत थोड़ा जीवन काल होता है न्यूट्रोफिल्स का, और ये बहुत जल्दी मतलब डेड हो जाती हैं। फिर स्प्लीन और जो ये होती हैं गुर्दे, ये रक्त को छान करके इनको बाहर निकाल देते हैं, मूत्र और उत्सर्जी जो पदार्थ हमारे शरीर से निकलते हैं उनके द्वारा। पर ये न्यूट्रोफिल्स यदि डायरेक्ट इनको किल करें, जो सूक्ष्म रोगाणु हैं, उन तो बहुत सी प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए एंटीबॉडीज मध्यस्थता का कार्य करती हैं, एंजाइम की तरह से काम करती हैं। ये एंटीबॉडीज लॉक एंड की मेथड से, जो एंजाइम का हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उस मेथड से जो
वो होता है सूक्ष्म जीवाणु, वायरस या बैक्टीरिया, उसको अपनी पकड़ में ले लेती हैं और पकड़ करके ये न्यूट्रोफिल्स में सांस अंदर चली जाती हैं। न्यूट्रोफिल्स में आसानी से फिर इनको अंदर न्यूट्रोफिल्स अपने घेरे में ले लेती हैं तेज़ी से, और फिर वो न्यूट्रोफिल्स शरीर से बाहर निकाल दी जाती है और सर्जरी क्रियाओं में किडनी और स्प्लीन के द्वारा छान करके ब्लड को। तो हम देखते हैं एंटीबॉडीज में क्या होता है। ये एंटीबॉडीज जो बनी होती हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती हैं। ग्लाइको का मतलब ओलिगोसैकेराइड्स, यानी 3 से 10 कार्बन वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो 3 से 10 कार्बन वाले ओलिगोसैकेराइड जो 3 से 10 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जो एंटीबॉडीज हैं जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं, इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्लस ग्लोबुलर प्रोटीन। जो ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट कौन से, ओलिगोसैकेराइड्स। और जो ये प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। इस ग्लोब्यूलर प्रोटीन की वजह से इन्हें एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है इसमें 2 फ्रेगमेंट होते हैं, एक तो कांस्टेंट फ्रेगमेंट होता है, एक वेरिएबल फ्रेगमेंट होता है। वेरिएबल फ्रेगमेंट जो फॉरेन मटेरियल होते हैं, जीवाणु या विषाणु जो बाहर से आते हैं शरीर में, उसके अनुसार इसमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस बदलती रहती है। और इसमें 110 से लेकर 130 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और यही वो हिस्सा है जो एंटीजन को पकड़ता है लोग एंड की मेथड के हिसाब से, जो हमने एंजाइम कैटालिसिस में पढ़ा है। और उसको पकड़ करके वो आसानी से फिर न्यूट्रोफिल्स में चला जाता है, और न्यूट्रोफिल्स डेड होकर के स्प्लीन और किडनी द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है उत्सर्जी पदार्थों के रूप में। और इस तरह से ये माइक्रोब्स नष्ट हो जाते हैं हमारे शरीर से। जो नेचुरल रूप से हमें एंटीबॉडीज मिलते हैं, जैसे एंटीबॉडीज क्या है, एंजाइम। और नेचुरल रूप से हमें जो फर्मेंटेड हम भोजन खाते हैं, जैसे दही है, अचार है या सिरका है, इसमें भी ऐसे जीवाणु मिलते, ऐसे सूक्ष्म जीव मिलते हैं, जीवाणु मिलते हैं जो एंटीबॉडीज का कार्य करते हैं, या कह दो एंजाइम का कार्य करते हैं, और इन माइक्रोब्स को पचाने में सहायक होते हैं। तो इस तरह का भोजन हम देखें कहाँ से हम ले सकते हैं। इसी तरह से जो विटामिन्स होते हैं वो भी नेचुरल एंजाइम होते हैं। ये सभी जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसलिए बढ़ाते हैं, विटामिन्स भी और फर्मेंटेड फूड भी। जैसे दही है, फर्मेंटेड फूड में क्या है, दही है, सिरका है और अचार है। तो इस तरह से हम ध्यान देंगे अपने खाने पीने पर, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता के लायक बना सकें।